मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना टॉपिक है नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहारों की ग्वालियर की भोज प्रशस्ति पर आधारित वंशावली के अनुसार वत्सराज के पश्चात उसकी रानी सुंदर देवी से उत्पन्न पुत्र नागभट्ट द्वितीय का राज्यारोहण हुआ। वह गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने प्रतिहार साम्राज्य की सीमा का काफी विस्तार किया और कनौज को राजधानी बनाया। वत्सराज तक का प्रतिहारों की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं तथा निराशा का आरंभ था, किंतु नागभट्ट द्वितीय ने इन आकांक्षाओं को परिपक्वता प्रदान की। उसकी उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए इतिहासकारों ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। नागभट्ट द्वितीय के समय के स्रोत। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल की घटनाओं एवं उनके कालक्रम से संबंधित तथ्यों को निरूपण के लिए प्रमुख स्रोत निम्नांकित अभिलेख तथा साहित्यिक ग्रंथ हैं। पहला है बोकला यानी बिलाड़ा जोधपुर शिलालेख। इसमें नागभट्ट द्वितीय को 815 ईस्वी में शासन करता हुआ उत्कीर्ण है। दूसरा ग्वालियर सगरताल शिलालेख। तीसरा मान्य लेख। चौथा है सज्जन ताम्र पत्र लेख। पांचवा है नौसेरी पत्र 805 ईस्वी। छठा है सिसवाई दान पत्र 807 ईस्वी। सातवां है रघनपुर लेख 808 ईस्वी। आठवां है नीलकंठ शिलालेख 866 ईस्वी। नौवां है पठारी शिलालेख। 10वां है जोधपुर शिलालेख। 11वां है चाटसू शिलालेख। 12वां है बड़ौदा ताम्रपत्र। 13वां है चंद्र प्रभा सूर्य का प्रभावाचक चरित्र ग्रंथ। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय का राज्यारोहण। बकुला शिलालेख के आधार पर नागभट्ट द्वितीय की प्रथम ज्ञात तिथि 815 ईस्वी है। मान्य पत्रों के आधार पर उसका राष्ट्रकूटों से संघर्ष 802 ईस्वी में हुआ था, किंतु इसके पूर्व भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष बड़ौदा ताम्रपत्र के आधार पर नागभट्ट द्वितीय के राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी। इस घटना की अनुमानित तिथि डॉक्टर R.C. मजूमदार तथा डॉक्टर सत्यप्रकाश ने 795 ईस्वी में निश्चित की। अतः राज्यारोहण की तिथि भी यही निर्धारित की है। चंद्र प्रभा सूरी द्वारा रचित प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु 833 ईस्वी है। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय ने 795 से 833 ईस्वी के मध्य लगभग 38 वर्षों तक राज्य किया। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु। पहला है नागभट्ट द्वितीय की प्रारंभिक कठिनाइयां। दूसरा है नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां में है। पहला है प्रारंभिक विजय। दूसरा राष्ट्रकूटों से संघर्ष। तीसरा कन्नौज विजय। चौथा पालों से युद्ध तथा विजय। नागभट्ट द्वितीय की साम्राज्य सीमा। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन। उपयुक्त बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। नागभट्ट द्वितीय की प्रारंभिक कठिनाइयां। नागभट्ट द्वितीय को अपने पिता वत्सराज की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, राष्ट्रकूटों से पराजय तथा पालों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण संकुचित परिधि में परिसीमित तथा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा विफलता के रूप में मिली। उसका सिंहासन कांटों की सेज के समान था। जब उसका राज्यारोहण हुआ तब उसके सम्मुख दो प्रमुख कठिनाइयां थीं। पहली थी राष्ट्रकूटों द्वारा उसके पिता को पराजित कर मरु प्रदेश में शरण लेने को बाध्य करने तथा कन्नौज के राजा इंद्रायुध की गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता समाप्त कर पाल शासक धर्मपाल द्वारा अपने संरक्षण में चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाना एवं वत्सराज द्वारा अनुमोदन कराने से जो प्रतिष्ठा गुर्जर प्रतिहारों की कम हुई थी, उसका प्रतिशोध लेने के लिए विकट कार्य को भी नागभट्ट द्वितीय द्वारा संपन्न किया जाना था। दूसरा है दक्षिण में राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव की मृत्यु के पश्चात उसका यशस्वी समर विशारद
एवं कूटनीतिज्ञ में पारंगत पुत्र गोविंद तृतीय मान्यखेट के सिंहासन पर विराजमान था। अतः नागभट्ट को एक साथ गौड़ नरेश, धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय के साथ संघर्षरत होना पड़ा। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर दिशा से मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा अपने सामंतों एवं अधीनस्थ प्रदेशों की विघटनकारी प्रवृत्ति से साम्राज्य की सुरक्षा करना भी था। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल की घटनाओं के क्रम पर इतिहासकारों में मतभेद है। उदाहरण यह ज्ञात नहीं है कि राष्ट्रकूटों द्वारा नागभट्ट द्वितीय की पराजय तथा विजय में से कौन सी घटना पहले हुई। दूसरे शब्दों में, क्या नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल पराजय से आरंभ हुआ और उसका अंत विजयों से हुआ, अथवा इसके विपरीत। किंतु डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यप्रकाश की मान्यता है कि राष्ट्रकूटों से पराजय उसके शासनकाल की प्रमुख घटना थी। यह तथ्य अभिलेखों के आधार पर भी प्रमाणित होता है। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है। पहला है नागभट्ट द्वितीय की प्रारंभिक विजय। ग्वालियर यानी सगरताल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने निम्नांकित राज्यों को पराजित कर अपने अधीन किया। आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग के नरेशों ने उसकी युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार समर्पण किया जिस प्रकार पतंगे अग्नि में करते हैं। श्लोक 8 से। दूसरा, उसकी महान विशेषताओं की ख्याति सभी में फैल गई, जबकि उसने अनार्त, मालवा, मत्स्य, किरात, तुरुशक तथा वत्स के पर्वतीय दुर्गों के राजाओं पर बलपूर्वक विजय प्राप्त की थी। श्लोक संख्या 11 में। ये विजित स्थान उसकी राज्य सीमा के निकट थी। मत्स्य अर्थात विराट राज्य का शासक हर्ष के समय स्वतंत्र था। वत्सराज ने उसे अपने अधीन किया। इसी प्रकार मालवा पर भी पुनः अधिकार कर लिया। इसके पश्चात नागभट्ट ने पश्चिम की ओर अभियान किया। तुरुष्कों अरब प्रतिहारों के वंशानुगत शत्रु थे, अतः उन्हें परास्त किया। अनार्थ को नागभट्ट द्वारा जीत लिया गया, किंतु यह जीत राष्ट्रकूटों की प्रतिद्वंदिता के कारण स्थायी नहीं रह सकी। नागभट्ट ने आर्यव्रत के चारों ओर के समीपवर्ती प्रदेशों आंध्र, सिंधु, विदर्भ तथा कलिंग पर अभियान किया, जिसका उद्देश्य अपनी शक्ति बढ़ाना तथा अपने पिता की पराजय का प्रतिशोध लेना था। दूसरा, राष्ट्रकूटों से संघर्ष। नागभट्ट द्वितीय की प्रारंभिक विजयों के कारण प्रतिहार राज्य सीमा राष्ट्रकूटों की सीमा के निकट हो गई। अतः राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों पर आक्रमण किया। नागभट्ट द्वितीय का राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष उसके शासनकाल में 2 बार हुआ। एक तो प्रारंभिक वर्षों में, जो नागभट्ट द्वितीय ने राष्ट्रकूटों से अपने पिता की पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से किया था। अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र 871 ईस्वी से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने युद्ध क्षेत्र में नागभट्ट के अचल यश और गौरव को हर लिया, किंतु बलवर्मा यानी बारू कदध्वल का पुत्र एक लेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट के सामंत बाहुकुल धवल ने राष्ट्रकूट नरेश के किसी भाग को पराजित किया था। अतः विरोधी साक्ष्यों से विदित होता है कि राष्ट्रकूटों की विजय कोई स्थायी विजय नहीं थी। किंतु प्रबाल के पठारी स्तंभ लेख 861 ईस्वी से विदित होता है कि कर्कराज, जो कि गोविंद तृतीय का सामंत था, ने नागावलोक को युद्ध क्षेत्र में भगा दिया। कर्कराज प्रबाल का पिता था। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर नागावलोक का समीकरण नागभट्ट द्वितीय से करते हैं। इस मत का आधार उन्होंने रधनपुर अभिलेख 808 ईस्वी को माना है, जिसमें अंकित है गोविंद तृतीय से भयभीत हो इस प्रकार अदृश्य हो गए कि कोई ज्ञात न हो कर सका और सोपन में भी गुर्जर प्रतिहार युद्ध का नाम नहीं ले सका। माने पत्र 802 ईस्वी, नौसेडी पत्र 805 ईस्वी, सिसवाई दान पत्र 807 ईस्वी तथा नीलकंठ अभिलेख 866 ईस्वी से भी
प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष का पता चलता है। इन अभिलेखों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। यह युद्ध 802 ईस्वी के पूर्व हुआ था। गोविंद तृतीय कुछ समय आर्यावर्त में रहकर दक्षिण वापस चला गया। उसके इस पलायन से नागभट्ट द्वितीय को अपनी शक्ति संगठित कर अपने पूर्व अभियान की तैयारी करने का अच्छा अवसर मिल गया। कन्नौज विजय। ग्वालियर शिलालेख के श्लोक संख्या 9 में अंकित है। नागभट्ट द्वितीय ने दूसरों पर आश्रित रहने वाले निकृष्ट कोटि के चक्रायुध को परास्त कर ख्याति अर्जित की। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज विजय कर अपने पिता के समय हुई पराजय का बदला लिया तथा कन्नौज को अपने साम्राज्य की नवीन राजधानी बताया। बुकुला शिलालेख 815 ईस्वी से ज्ञात होता है कि इस समय नागभट्ट परम प्रतापी सम्राट बन गया था, क्योंकि परम भट्टारक, महाराजा धीराज तथा परमेश्वर उपाधियों से विभूषित किया गया था। कान्यकुब्ज विजय गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। नागभट्ट की कन्नौज विजय का समय लगभग 810 ईस्वी के आसपास रखा गया है। पालों से युद्ध तथा विजय। उत्तरी भारत में नागभट्ट का मुख्य प्रतिद्वंदी धर्मपाल था। प्रतिहारों की कन्नौज विजय तथा अपने सामंत चक्रायुध को सदैव के लिए राज्य से अलग किए जाने पर गौड़ नरेश धर्मपाल को विवश होकर मैदान में उतरना पड़ा। नागभट्ट द्वितीय ने भी उसे तैयारी का अवसर दिए बिना पाल राज्य पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर प्रशस्ति की श्लोक संख्या 10 में अंकित है कि जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य घने अंधकार को चीरता हुआ उदित होकर दिशाओं में प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार विशाल हस्ती, रथ एवं अश्व सेना के कारण सघन बादल पुंज की भांति प्रतीत होने वाले अपने शत्रु बगन नरेश को पराजित कर तीनों लोगों को सुखी बनाने वाले नागभट्ट का आविर्भाव हुआ। जोधपुर के प्रतिहार शासक बाउक के 837 ईस्वी के जोधपुर अभिलेख के अनुसार यह युद्ध मुदगिरी यानी मुंगेर नामक स्थान पर हुआ तथा बाउक के पिता कक ने घोड़ों के साथ मुदगिरी के युद्ध में विजय प्राप्त कर यश अर्जित किया। कक मंडोर की गुर्जर प्रतिहार शाखा का शासक था तथा नागभट्ट द्वितीय का सामंत। दूसरा सहायक सामंत दक्षिणी काठियावाड़ के चालुक सामंत बाहुक धवल था, जिसने धर्मपाल को पराजित किया। तीसरा गहलोत बालादित्य के 400 अभिलेख का इस संबंध में साक्ष्य है कि गहलोत सकट गण के गौड़ नरेश को युद्ध में पराजित किया। धर्मपाल पर नागभट्ट की विजय ने उसे उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिमान सम्राट बना दिया और उसके द्वारा कन्नौज साम्राज्य पर प्रतिहार वंश विजय की पुष्टि हो गई। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में इस सीमा के अंतर्गत राजपूताना, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत के अधिकांश भाग, उत्तरी काठियावाड़ तथा कौशाम्बी का निकटवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। किंतु ग्वालियर अभिलेख के आधार पर नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य में पूरब से लेकर पश्चिम तक के प्रदेश तथा हिमालय से लेकर नर्मदा तक का क्षेत्र सम्मिलित था तथा साथ में उत्तरी पश्चिमी भाग एवं पाल साम्राज्य के क्षेत्र थे। विग्रहराज के हरहाहा शिलालेख में चहामान गुवक प्रथम को नागभट्ट के दरबार में सम्मान देना लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि कंबरी के चौहान भी नागभट्ट के सामंत थे। साम्राज्य की सीमा पर स्थित आंध्र, विदर्भ एवं कलिंग के राजा उसके मित्र थे। इस प्रकार प्रतिहार साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य से भी विशाल था। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु। जैन आचार्य चंद्रप्रभ सूरीकृत प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। संभवतः यह आत्महत्या न होकर पूर्व के कुछ शासकों द्वारा किए गए अंतिम धार्मिक कृत्य के रूप में मृत्यु को वर्ण करने का समान था। इस ग्रंथ के अनुसार इसमें संख्या 890 ईस्वी में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी अगस्त 23, 833 ईस्वी को पवित्र गंगा स्नान में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। जैन धर्म में अत्यधिक प्रभावित होने पर भी नागभट्ट द्वितीय यानी भगवती देवी का आराधक बना। संभवतः ये राजधानी जनश्रुतियों में विश्रुत नाहड़वार परिहार प्रतीत होता है, जिनमें पुष्कर तीर्थ घाट का निर्माण कराया था। नागभट्ट द्वितीय का मूल्यांकन।
नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश के महान शासकों में गिना जाता है। इसका मूल्यांकन करते हुए श्री ओझा ने कहा है, नागभट्ट द्वितीय अपने वंश के सबसे अधिक योग्य तथा सफल शासकों में से एक था। उसमें शौर्य, नेतृत्व और दृढ़ निश्चय के गुण विद्यमान थे। राष्ट्रकूटों द्वारा पालों की तुलना में न्यून साधनों के होते हुए भी वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ, जिसके कारण उसके प्रतिद्वंदियों को अपनी सुरक्षा की चिंता रही। उसकी शक्ति के कारण ही सिंध के अरब भयभीत थे और इसके होते हुए भी उसने अपने शासन में अत्याचार नहीं किए, क्योंकि प्रजा पर तथा अपने सामंतों पर वह विश्वास करता था।